नमस्कार दोस्तों, पंकज पाठक इंग्लिश चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। हम लोग मध्य प्रदेश सामान्य अध्ययन के अंतर्गत आज मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था खंड का अंतिम वीडियो लेकर आए हैं। इसका मतलब है मध्य प्रदेश के 3 भाग हमने आपके साथ शेयर कर दिए हैं, तो आप लोग इनको क्वेश्चन फॉर्म के माध्यम से टॉपिक वाइज पढ़ें और अपने अध्ययन को और धारदार बनाने का प्रयास करें। तो आप लोग चीज़ों को समझे होंगे। आज मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था और प्रशासन खंड का अंतिम वीडियो है। इसका मतलब मध्य प्रदेश की भूगोल हम पढ़ चुके हैं, मध्य प्रदेश का कल्चर हम पढ़ चुके हैं और अब मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था को भी हमने पूरी तरीके से कवर कर लिया है। चलते हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं और टॉपिक की तरफ नजर डालते हैं। देखिएगा, टॉपिक आपके सामने है। टॉपिक का नाम क्या है? मध्य प्रदेश में सुशासन एवं पुलिस व्यवस्था। ठीक है, सुशासन दिवस किसकी याद में मनाया जाता है? आप सबको पता है, कवि हृदय अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में मनाया जाता है सुशासन दिवस। अब पुलिस व्यवस्था को भी पढ़ना है आपको। मध्य प्रदेश में पुलिस व्यवस्था क्या है, इसके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। इसमें विभिन्न प्रकार के प्रश्न आएंगे, उन प्रश्नों को समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार प्रश्न आपके सामने बन सकते हैं। ठीक है, तो हम टॉपिक में चलते हैं। टॉपिक का नाम आपके सामने है, चलिए देखें। अब पुलिस आप सब जानते हैं राज्य सूची का विषय होता है। पुलिस किस सूची का विषय है? राज्य सूची का विषय है। देखें, पहला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न छोटे हैं लेकिन समझने वाले हैं और ये टॉपिक भी बहुत छोटा टॉपिक माना जाता है। वर्तमान मध्य प्रदेश में कितनी केंद्रीय जेल हैं? सेंट्रल जेल कितनी है एमपी में? यह प्रश्न एकदम फैक्ट है जो पूछा गया है आपसे। चलें, जब तक आप जवाब दें हम डिटेल बताने का प्रयास करते हैं। देखिए, केंद्रीय जेलें क्यों बनाई जाती हैं? क्यों बनाई जाती हैं? कारण क्या है? केंद्रीय जेल बनाने का मतलब ये होता है, एक कारण तो ये है कि 2 वर्ष तक की सजा वाले व्यक्ति को, 2 वर्ष तक की सजा वाले व्यक्ति को नॉर्मल जानकारी दे रहे हैं, व्यक्ति को इसमें रखा जाता है सेंट्रल जेल में, केंद्रीय जेल में। दूसरी बात यह होती है कि केंद्रीय जेल में उन अपराधियों को भी रखा जाता है जिन्होंने जघन्य घिनौने कृत्य किए हैं। अब जघन्य घिनौने क्रिमिनल एक्टिविटी क्या होती है आप समझते होंगे उस चीज को। जघन्य घिनौने कृत्य या अपराध किए हैं। तो इसलिए केंद्रीय जेलों का निर्माण किया जाता है। अब केंद्रीय जेल में होता कौन है? प्रमुख कौन होता है यहां का केंद्रीय जेल का? आमतौर पर केंद्रीय जेल का प्रमुख वह व्यक्ति होता है जो प्रथम श्रेणी का पुलिस अधिकारी हो। BCD ग्रेड नहीं, प्रथम श्रेणी का हो, इस बात को याद रखना है। तो इसका हेड यानी इसका प्रमुख, केंद्रीय जेल का प्रमुख, सेंट्रल जेल CJ का प्रमुख प्रथम श्रेणी का अधिकारी होता है। प्रथम श्रेणी का अधिकारी होता है, यानी आमतौर पर यह सिविल सर्विस से आता होगा, प्रथम श्रेणी का। और इसको कहते क्या है? पुलिस अधीक्षक जैसा पद होता है, पुलिस अधीक्षक यहां का प्रमुख होता है। इस चीज को आपको याद रखना है। अब देखो, मध्य प्रदेश पुलिस में सबसे बड़ा अधिकारी जो होता है वो महानिदेशक होता है। पहले महानिरीक्षक हुआ करता था, लेकिन 1982 के बाद महानिदेशक कहा गया मध्य प्रदेश के सबसे बड़े पुलिस अधिकारी को। तो आप लोग इस चीज को समझे होंगे कि केंद्रीय जेलें क्यों बनाई जाती हैं। 2 वर्ष तक की सजा वाले व्यक्ति को रखने के लिए, या जघन्य या घिनौने कृत्य या अपराध करने वाले व्यक्तियों को इसमें रखा जाता है।
इसका प्रमुख प्रथम श्रेणी का पुलिस अधिकारी होता है, अर्थात इसके हेड को पुलिस अधीक्षक कहते हैं, जो केंद्रीय जेल का हेड या प्रमुख होता है। वर्तमान मध्य प्रदेश में, वर्तमान एमपी में 11 केंद्रीय जेलें हैं। कितनी हैं? 11 केंद्रीय जेलें हैं, जहां पर प्रिजनर्स अर्थात कैदियों को रखा जाता है। देखिएगा, बड़े बड़े शहर याद रखना है आपको, कुछ नाम लिख देते हैं, पूरे ना याद भी हो आपको तो। जबलपुर, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, रीवा, सतना, सागर, नरसिंहपुर, बड़वानी, जबलपुर, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, रीवा, सतना, सागर, नरसिंहपुर, बड़वानी, उज्जैन आदि। यहां पर आपको केंद्रीय जेलें देखने को मिल जाएंगी। एक और लिखना हो तो लिख सकते हैं नर्मदापुरम, जिसे होशंगाबाद कहते थे, नर्मदापुरम, यहां पर भी आपको मिल जाएगी। कुछ केंद्रीय जेलों के नाम आपके सामने हैं, जहां पर सेंट्रल जेल एमपी में है, टोटल 11 हैं। यहां पर हमने कितने नाम लिखे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मतलब पूरे ही लिख दिए हैं। हमें लग रहा था एक आध कम ना हो जाए, तो याद रखना है इतनी सेंट्रल जेलें एमपी में हैं। जबलपुर, बड़े बड़े शहर याद रखना है, जबलपुर, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, रीवा, सतना, सागर, नरसिंहपुर, बड़वानी, उज्जैन, नर्मदापुरम अर्थात होशंगाबाद। यहां पर आपको केंद्रीय जेलें मिलेंगी। तो यह भी प्रश्न बन सकता है कि निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के किस जिले में केंद्रीय जेल नहीं है? इनमें से कोई मिले तो वहां सेंट्रल जेल नहीं। और सेंट्रल जेल में का मतलब होता है 2 वर्ष तक की सजा वाले व्यक्ति या जघन्य या घिनौने कृत्य या अपराध करने वाले व्यक्तियों को। और इसका जो हेड होता है वो प्रथम श्रेणी का पुलिस अधिकारी होता है, जिसको हम पुलिस अधीक्षक का दर्जा देते हैं। तो आज से गलत नहीं होगा आपका। मध्य प्रदेश में केंद्रीय जेल, सेंट्रल जेल कितनी है? 11। ये टिक लगा दिया, और 11 के 11 नाम आपके सामने लिखे हुए हैं। ठीक, तो वर्तमान मध्य प्रदेश में कितनी केंद्रीय जेलें हैं? 11 हैं। क्यों बनाई जाती हैं, कौन प्रमुख होता है, उसके बारे में हमने आपके सामने लिख दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए। सब जेलों से होंगे या थोड़ी बहुत न्यायपालिका के बारे में हो सकते हैं। मध्य प्रदेश के किन जिलों में किशोर बंदी गृह हैं? किशोर अवस्था होती है कि नहीं? हर के जीवन में किशोर अवस्था आती है। मध्य प्रदेश के किन जिलों में किशोर बंदी गृह हैं? अच्छा, एक तो हमें यह समझ में नहीं आता, किशोर व्यक्ति, थोड़ी हम नैतिकता से जोड़ रहे हैं इसको, जब तक आप जवाब दें। किशोर व्यक्ति अपराधी क्यों बनता है? कभी आपने सोचा है अपराधी क्यों बनता है? हम एक अंदाजा लगा पाए हैं लोकल शहर में रहकर कि अपराधी किशोर अवस्था का व्यक्ति इसलिए भी बनता है क्योंकि उसको रोजगार प्राप्त नहीं होते हैं, इसलिए वो किसी ना किसी अपराधी के पीछे रहता है हमेशा। और ये कहीं ना कहीं अपराध को प्रोत्साहन देने वाली बात होती है, आमतौर पर आप ऐसा पाएंगे। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के किन जिलों में किशोर बंदी गृह हैं? ठीक है, अपराधी किशोर व्यक्ति भी होते हैं। इसका मतलब क्या होता है? 18 वर्ष से कम आयु के अपराधियों को इन जेलों में या किशोर जेलों में रखा जाता है। यानी कह सकते हैं बच्चा जेल। हाँ, बच्चा जेल होती हैं बहुत सी जगह, लेकिन यहां पर पूछा है मध्य प्रदेश के किन जिलों में किशोर बंदी गृह हैं। तो उसका कारण हमने आपको यहां बता दिया, 18 वर्ष से कम आयु के अपराधियों को इन जेलों में रखा जाता है। किशोर बंदी यानी सुधार किया जाता है उनका, कि आगे वो अपराध की तरफ ना बढ़े। इतनी छोटी उम्र में पढ़ाई लिखाई की उम्र या
आगे कुछ करने की उम्र, अपराधी बन जाते हैं लोग। तो ये भैया जबलपुर में भी है और नरसिंहपुर, दोनों जगह आपको किशोर बंदी गृह देखने को मिल जाएंगे। इसका मतलब इसका राइट आंसर क्या हुआ? दोनों। राइट आंसर क्या हुआ? दोनों। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के किन जिलों में किशोर बंदी गृह हैं? इसका राइट आंसर है जबलपुर और नरसिंहपुर, दोनों में है। तो इसका राइट आंसर हुआ दोनों में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखो प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न को सॉल्व करें। मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा महिला अपराध जागरूकता अभियान कब चलाया गया है? मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा महिला अपराध जागरूकता अभियान कब चलाया गया है? बताएं। पहले तो इसमें नाम पता हो आपको, कौन सा चलाया गया था। देखो एमपी पुलिस द्वारा, एमपी पुलिस द्वारा, पुलिस किस सूची का विषय है? राज्य सूची का। स्टेट इस पर कानून बनाता है। मध्य प्रदेश पुलिस ने महिला अपराध में जागरूकता बढ़ाने के लिए, कि कैसे अपराध होते हैं महिलाओं के साथ, जागरूकता बढ़ाने के लिए क्या बढ़ाने के लिए? जागरूकता बढ़ाने के लिए सम्मान अभियान चलाया। महिला सम्मान अभियान चलाया। और इसमें यह पुलिस द्वारा समझाया गया कि महिलाओं के साथ किस प्रकार के जघन्य अपराधों को अपराधी अंजाम देते हैं और इससे महिलाओं को किस प्रकार इससे बचना है। यानी जागरूकता अभियान है, ये सम्मान है, महिला सम्मान। तो महिला सम्मान अभियान महिला अपराध के प्रति जागरूकता को बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा सम्मान अभियान चलाया गया, जो कब चलाया गया? जनवरी 2021 से मध्य प्रदेश पुलिस ने, याद रखना है। तो मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा महिला अपराध जागरूकता अभियान कब चलाया गया? जनवरी 2021 में। एमपी पुलिस ने महिला अपराध में जागरूकता बढ़ाने के लिए सम्मान अभियान चलाया था। इसका राइट आंसर है जनवरी 2021। महिला अपराध के प्रति संजीदा करना या जागरूक करना, लोगों को मोटिवेट करना कि किस प्रकार अपराध होते हैं, और महिलाओं को यह समझाना कि आपका सम्मान मध्य प्रदेश पुलिस करेगी। तो उनने सम्मान अभियान चलाया। सम्मान अभियान का संबंध किससे है? मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा चलाया गया महिला अपराध जागरूकता अभियान है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा। मध्य प्रदेश की पहली खुली जेल मुंगावली में कब स्थापित की गई? ये प्रश्न है आपके सामने। मध्य प्रदेश की पहली खुली जेल मुंगावली में कब स्थापित की गई? इसका आंसर आपको देना है, बताएं। चलो, खुली जेलें क्यों बनती हैं? जेलें तो बंद होती हैं, तभी तो कहते हैं भैया कोर्ट कचहरी के चक्कर में नहीं पड़ना है। खुली जेल क्या है? खुली जेल क्या है? देखिएगा। देखें, ऐसे अपराधी जो अब संस्कारी हो गए हैं। अपराधी भी संस्कारी हो सकते हैं भाई साहब, संस्कारी हो गए हैं और वह चाहते हैं कि अब हमें अपना सुधार करना है, और वह चाहते हैं कि अब हमें सही होना है, मतलब अपराध का रास्ता छोड़ना है। तो ऐसे अपराधियों के लिए बंद जेलें नहीं बनाई जाती हैं, उनसे कह दिया जाता है कि जघन्य अपराधी रहे हैं ये, मतलब ये आम तौर पर हम कहें सच तो ये डाकुओं के लिए खुली जेलें बनी थी, डाकुओं के लिए। अब डाकुओं की, जब तक आंसर देना है आपको, डाकुओं के लिए सबसे बड़ी समस्या या डाकुओं की सबसे बड़ी समस्या चंबल क्षेत्र में थी। चंबल क्षेत्र में चंबल नदी के अपरदन के कारण उनके रुकने का स्थान भी बन जाता था। आपको पता है दस्यु शरण स्थली,
डाकुओं के लिए चंबल क्षेत्र बड़ा फेमस था, जिसमें मेनली भिंड और मुरैना, ये दोनों क्षेत्र बड़े प्रसिद्ध हैं। किसके लिए? तो आपको इस चीज को याद रखना, ये दोनों ही क्षेत्र डाकुओं के लिए प्रसिद्ध थे 70 के दशक तक। मतलब सरकारों के नाक में दम करके रख देते थे ये डाकू। इतने कुख्यात अपराधी, बड़े बड़े डाकुओं के लिए मूवियां तक बन चुकी हैं। तो एक मुख्यमंत्री था, उस मुख्यमंत्री का नाम था एमपी के एक मुख्यमंत्री जिनका नाम प्रकाश चंद्र सेठी था, पीसी सेठी था। ये मध्य प्रदेश के सीएम रहे हैं, केंद्र में गृह मंत्री भी रहे हैं इंदिरा गांधी सरकार में। इस चीज को याद रखना है, इंदिरा गांधी के पसंदीदा व्यक्ति थे प्रकाश चंद्र सेठी, जो मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के पद तक पहुंचे हैं 70 के दशक में। अब देखियो, प्रकाश चंद्र सेठी जो हैं, ये कहते, इतने गुस्सा होते थे डाकुओं के ऊपर कि डाकुओं के लिए कहा करते थे, डाकुओं के लिए भरे मंच से भाषण दिया करते थे, हम डाकुओं के ऊपर बम गिरा देंगे। किनके ऊपर? डाकुओं के। बम गिराने की बात करते थे भरी सभाओं में प्रकाश चंद्र सेठी। मतलब इतने परेशान हो गए थे मध्य प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर से, चंबल क्षेत्र में यानी भिंड मुरैना के क्षेत्र में, तो बम गिराने की बात करते थे प्रकाश चंद्र सेठी। आप समझ रहे हो ना, 70 के दशक में बना होगा कभी खुली जेल। कहते हैं इनकी स्पीच और इनके तेज तर्राट होने के कारण, और इंदिरा गांधी के पसंदीदा हैं ये, इनके तेज तर्राट होने के परिणाम ये हुआ कि इनके समय सर्वाधिक डाकुओं ने आत्मसमर्पण किया। इनके समय सर्वाधिक डाकुओं ने आत्मसमर्पण किया, सर्वाधिक आत्मसमर्पण किया। अब इतने डकैत आ गए कि इन्हें रखा कहां जाए इनकी स्पीच से। मतलब ये योगी से कम नहीं थे, इतने घातक थे प्रकाश चंद्र सेठी। अंत में कहते हैं बेचारे की स्थिति बड़ी बुरी हुई संजय गांधी के कारण। वो एक बहुत अच्छी कहानी है। अब वो ऑफलाइन क्लास में तो बता देते हैं, यहाँ ऑनलाइन क्लास में क्या आपको बताएं, ठीक है। तो वो संजय गांधी की इनसे नहीं पटती थी, जबकि उनकी माताजी इनको बहुत मानती थी प्रकाश चंद्र सेठी, और इनकी एक पुत्री भी थी प्रकाश चंद्र सेठी की। तो वो एक कहानी है, उस कहानी में अपन को नहीं पढ़ना है। संजय गांधी इनके दुश्मन के रूप में स्थापित हो गए थे, ऐसा माना जाता है। चलो उस पर चर्चा नहीं करते हैं। प्रकाश चंद्र सेठी, पीसी सेठी डाकुओं के लिए बम गिराने की बात करते थे, इसलिए इनके समय चंबल क्षेत्र के डाकुओं ने सर्वाधिक आत्मसमर्पण किया, और इन्हीं के समय मध्य प्रदेश की प्रथम खुली जेल बनी। इनके समय एमपी की पहली खुली जेल बनी। किसके समय बनी? प्रकाश चंद्र सेठी के समय। और कब बनी दोस्तों? तो याद रखना है 1973 में। तो राइट आंसर क्या है? 1973। क्या मध्य प्रदेश में केवल एक खुली जेल है कि अन्य खुली जेलें भी है? बिल्कुल है। शिवराज सिंह चौहान मामा जी कभी पीछे नहीं रहते हैं भाई साहब, वो हर काम में अग्रणी भूमिका निभाते रहे हैं, जब तक सीएम रहे हैं, सर्वाधिक समय तक रहे हैं। तो शिवराज सिंह चौहान ने नर्मदापुरम, जिसे पहले होशंगाबाद कहते थे, नर्मदापुरम होशंगाबाद में 2011 में दूसरी खुली जेल बनाई। तो मध्य प्रदेश में कितनी खुली जेलें हैं? 2। प्रथम खुली जेल 1973 में मुंगावली, जो अशोकनगर में पड़ता है। अशोकनगर ग्वालियर संभाग का हिस्सा है। अशोकनगर डिस्ट्रिक्ट में मुंगावली है, जहां मध्य प्रदेश की पहली खुली जेल 1973 में स्थापित हुई। इसका राइट आंसर है। और दूसरी खुली जेल 2011 में स्थापित हुई, नर्मदापुरम होशंगाबाद में, शिवराज सिंह चौहान के द्वारा। दोस्तों आपने इसका जवाब दे दिया होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
देखो प्रश्न आपके सामने है, जवाहरलाल नेहरू पुलिस अकादमी कहां स्थित है? जवाहरलाल नेहरू पुलिस अकादमी कहां स्थित है, बताएं, इसका आंसर दें। देखिए, भोपाल में एमपी प्लाटून कमांडर प्रशिक्षण केंद्र है। क्या है? एमपी प्लाटून कमांडर प्रशिक्षण केंद्र है भोपाल में। ठीक है। अब देखिए, होमगार्ड का मुख्यालय जबलपुर में है। इंदौर में रुस्तम जी पुलिस अकादमी स्थित है। रुस्तम जी प्रसिद्ध महानिरीक्षक महानिदेशक रहे एमपी के, सबसे बड़े पुलिस अधिकारी। उनके नाम पर इंदौर में रुस्तम जी पुलिस अकादमी स्थित है। तो अब आंसर क्या बचा? आंसर तो दे दिया होगा आपने। इसका राइट आंसर है सागर। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है? सागर। तो अब पढ़ लेते हैं जवाहरलाल नेहरू पुलिस अकादमी। इसकी स्थापना एक पुलिस अकादमी के रूप में उदन सिंह ने 1660 में किया। फिर इसे एक विद्यालय के रूप में रखा गया। 1906 में एमपी पुलिस विद्यालय का दर्जा मिला इसे। फिर इसे कॉलेज का दर्जा मिला, पुलिस कॉलेज का। 1936 में पुलिस महाविद्यालय या कॉलेज का दर्जा मिला, महाविद्यालय का दर्जा मिला। और अंत में 1986 में इसे अकादमी कहा गया, यानी जवाहरलाल नेहरू पुलिस अकादमी इसका नाम हुआ। इसमें दरोगा अरोगा वगैरह जो अभी बनने वाले हैं एमपी में, उनका कहीं ना कहीं यहाँ ट्रेनिंग हो जाता है सागर में, जवाहरलाल नेहरू पुलिस अकादमी में। तो इसका इतिहास क्या है? उदन सिंह के द्वारा एक किले के रूप में स्थापित हुआ था। 1906 में पुलिस विद्यालय बना, 1936 में पुलिस महाविद्यालय बना, 1986 में इसे अकादमी का दर्जा मिला और अंततः इसे कहा गया जवाहरलाल नेहरू पुलिस अकादमी, जो कहां पर स्थित है? सागर में स्थित है। रुस्तम जी पुलिस अकादमी इंदौर, होमगार्ड का मुख्यालय जबलपुर, एमपी प्लाटून कमांडर प्रशिक्षण केंद्र भोपाल। तो दोस्तों आपने इसका जवाब दे दिया होगा। चले आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपके सामने है, मध्य प्रदेश के प्रथम पुलिस महानिदेशक कौन थे? देखो, एमपी का सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी होता है जिसे पहले महानिरीक्षक कहते थे। यानी मध्य प्रदेश पुलिस का सबसे बड़ा अधिकारी पहले महानिरीक्षक कहलाता था। बाद में 1982 में इसे महानिदेशक कहा गया और आज तक इसको महानिदेशक बोलते हैं। यानी मध्य प्रदेश पुलिस का सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी महानिदेशक होता है। जैसे जिले में एसपी होता है, सुप्रीडेंट इन पुलिस। तो पहले महानिरीक्षक एमपी के थे बीजी घाटे। लगभग 1956 से लेकर 58 तक रहे। और पहले महानिदेशक थे बीपी दुबे। 1982 महानिदेशक का जब पद महानिरीक्षक अब महानिदेशक कहलाया, बीपी दुबे। तो मध्य प्रदेश के प्रथम पुलिस महानिदेशक कौन थे? उनका नाम है बीपी दुबे।
और याद रखना, महानिरीक्षक, महानिरीक्षक, महानिदेशक बना 1982 में, 1982 में। सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी यही होता है। तो दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे। और ये आमतौर पर प्रदेश की प्रशासनिक राजधानी भोपाल में बैठता होगा। कहाँ बैठता होगा? भोपाल में बैठता होगा ये पद। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखें। सॉल्व कीजिए। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और यह बताना है कि सही कौन है। सही सही लिखा है तो बताना है दोनों कथन में से कौन सही है। चलिए कीजिए सॉल्व। मध्य प्रदेश पुलिस का ध्येय वाक्य देशभक्ति जनसेवा है। आपको पता होना चाहिए। पहले तो ये बताओ पुलिस किस सूची का विषय है? राज्य सूची का। राज्य सूची का विषय है। पुलिस किस सूची का विषय है? राज्य सूची, स्टेट लिस्ट का विषय है पुलिस। तो इस पर लॉ या कानून विधानमंडल बनाता होगा। तो मध्य प्रदेश पुलिस का ध्येय वाक्य देशभक्ति जनसेवा है। अगला दूसरा कथन, मध्य प्रदेश पुलिस नेट सुविधा पोल नेट है। दूसरा कथन। अब दोनों की जानकारी होगी तो आप बता पाएंगे। बताएं। मध्य प्रदेश पुलिस का ध्येय वाक्य देशभक्ति जनसेवा है। मध्य प्रदेश पुलिस नेट सुविधा पोल नेट है। केवल एक सही, केवल दो सही, एक और दो दोनों सही, या ना एक और ना दो सही? राइट आंसर इसका देना है। तो भैया पहला सही है, क्योंकि मध्य प्रदेश पुलिस का ध्येय वाक्य देशभक्ति जनसेवा ही है। मध्य प्रदेश पुलिस की नेट सुविधा का नाम पोल नेट ही है। तो याद रखना है दूसरा भी सही है। तो केवल एक सही, केवल दो सही के एक और दो दोनों सही? तो इसका राइट आंसर है एक और दो दोनों सही है। तो आज से पूछे मध्य प्रदेश पुलिस की नेट सुविधा का नाम पोल नेट। मध्य प्रदेश पुलिस का मोटो या ध्येय वाक्य देशभक्ति जन सेवा। ठीक, तो आप लोगों ने इसका जवाब दे दिया होगा। चले देखिए अगला प्रश्न, सीधा फैक्ट है। मध्य प्रदेश श्वान प्रशिक्षण केंद्र कहां है? यह प्रश्न है। मध्य प्रदेश श्वान प्रशिक्षण केंद्र कहां स्थित है? देखिए इंदौर में रुस्तम जी पुलिस अकादमी है। और इंदौर में ही एमपी पुलिस वायरलेस प्रशिक्षण केंद्र है। एमपी पुलिस वायरलेस एमपी पुलिस वायरलेस प्रशिक्षण केंद्र भी यहीं पर है। प्रशिक्षण केंद्र भी इंदौर में है। इंदौर में रुस्तम जी पुलिस अकादमी है। इंदौर में एमपी पुलिस वायरलेस प्रशिक्षण केंद्र भी है। अब देखिएगा भोपाल में हम आपको बताए हैं यहां पर कई संस्थान है। जैसे अभी बताया आपको प्लाटून कमांडर प्रशिक्षण केंद्र है। साइबर फॉरेंसिक लैब है, यहीं पर है। वो अंडा जेल है यहां पर, एक सीमी आतंकवादियों के कारण शिवराज सिंह चौहान ने बनाई थी। जबलपुर में होमगार्ड का मुख्यालय है, अभी आपने देखा होमगार्ड का मुख्यालय है। और
बाकी वो सब जानते हैं, जबलपुर को संस्कार राजधानी कहते हैं, ये सब ठीक है। ग्वालियर में अभी एयरबेस सुविधा जो आप देख रहे होंगे, एयर से अटैक किया गया, वायुसेना ने अटैक किया, तो यहां पर एयरबेस स्थित है। यहां भारत का एयर बेस स्थित है, एयरबेस स्थित है, याद रखना है। मतलब अभी जो राफेल उड़ रहे थे तो कभी कभी आपने देखा होगा मध्य प्रदेश से होकर गुजर गए, क्योंकि ग्वालियर एयरबेस माना जाता है वायुसेना का, इस चीज को याद रखना है। तो अब जवाब देना है आपको, मध्य प्रदेश स्वान प्रशिक्षण केंद्र कहां है। हमने चारों ऑप्शन को सॉल्व किया है, एक एक चीजें आपको उनके बारे में बताई हैं, अब आपको जवाब देना है, बताएं। तो स्वान का मतलब होता है कुत्ता, यानी कुत्तों को प्रशिक्षण देने का काम भी किया जाता है मध्य प्रदेश में, ऐसे होते हैं डॉग। तो मध्य प्रदेश स्वान प्रशिक्षण केंद्र भदभदा में है। कहां पर है? भदभदा में है। और जो भदभदा है, इस बात को याद, जो भदभदा है, जो क्या है, भदभदा है, वो भोपाल में पड़ता है। वो कहां पर है? भोपाल में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? भोपाल। तो भोपाल का कौन सा स्थान? भदा, यहां पर है मध्य प्रदेश स्वान प्रशिक्षण केंद्र। दोस्तों आप लोग जवाब दे दिए होंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए सॉल्व करें इसे। साइबर फॉरेंसिक लैब, मतलब अपराध के लिए है, साइबर अपराध के लिए, जांच के लिए। साइबर फॉरेंसिक लैब मध्य प्रदेश में कहां स्थित है? देखिए अगर डीएनए की जांच करना है, डीएनए जांच, तो आपको सागर जाना पड़ेगा। मतलब ये किसका लड़का है या किसका लड़की है, ये जेनेटिक जांच सागर में संभव है, मध्य प्रदेश में। डीएनए की जांच यहां पर हो जाती है कि आप किसके पुत्र या पुत्री हैं, डीएनए जांच यहां है, ठीक है। इंदौर में बहुत सारे केंद्र हैं, यातायात का मुख्यालय भी यहां पर हम मान सकते हैं, यातायात का केंद्र, परिवहन का केंद्र भी यहां पर है। मुख्यालय के रूप में रीवा को भी शामिल करते हैं, वाहन यातायात केंद्र उसे बोलते हैं। भोपाल में आपको याद रखना है रेलवे का या रेलवे पुलिस का, एमपी में रेलवे पुलिस मुख्यालय है। रेलवे पुलिस मुख्यालय मध्य प्रदेश के कहां है? भोपाल में है। ग्वालियर में हम फिर बार बार बता चुके हैं एयरबेस है, ये पूछ सकता है आपसे, एयरबेस है, यहां से उड़ानें भरी जाती हैं लड़ाई के लिए, एयरबेस यहां पर बना है। चारों के लिख दिए। अब पूछा है साइबर फॉरेंसिक लैब, साइबर अपराध के लिए एक लैब बनी है जो कहां पर है? डीएनए जांच केंद्र सागर है। तो इसका राइट आंसर क्या है? भोपाल। भोपाल में ही फॉरेंसिक लैब है या साइबर फॉरेंसिक लैब है, जहां रेलवे पुलिस मध्य प्रदेश का मुख्यालय भी है। तो आप लोग दोस्तों इस चीज को समझे होंगे कि जो साइबर अपराध होते हैं, ऐसी फॉरेंसिक लैब मध्य प्रदेश में कहां है? वो भोपाल में है। और वहीं पर रेलवे पुलिस का मुख्यालय मध्य प्रदेश में है। सागर में डीएनए की जांच होना संभव है, और ग्वालियर में एयरबेस पाया जाता है, अर्थात यहां से जो वायुसेना है वो अपना एयर लिफ्ट करती है। और कभी कभी आपने देखा होगा कि यहां पर क्या होते हैं, अपने यहां से राफेल उड़ते हुए दिखाई दिए हैं, ठीक। तो दोस्तों आप लोग समझे होंगे साइबर फॉरेंसिक लैब मध्य प्रदेश में कहां पर है। इसका राइट आंसर जो है वो भोपाल है। चलिए अगला प्रश्न देखें। प्रश्न देखें, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर क्या है? आपने कई बार लगाया होगा, डायल 181, आपको पता है। पुलिस वाली सेवा कौन है? 2015 से पुलिस वाली सेवा जो शुरू हुई, ये कौन है? डायल 100। डायल 100 करो पुलिस आ जाएगी, डायल 181 करो मुख्यमंत्री के पास शिकायत पहुंच जाएगी। इसे शिवराज सिंह चौहान ने प्रारंभ करवाया था, शिवराज सिंह ने, ये दोनों सुविधाएं
शिवराज सिंह चौहान मामा जी ने अच्छे मुख्यमंत्री रहे हैं, इस बात को याद रखना है। तो डायल 181 ये मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर है जहां शिकायतें दर्ज डायरेक्ट मुख्यमंत्री कार्यालय में हो जाती हैं। चलिए, हाँ ये फैक्ट है भाई साहब, इसमें ज्यादा नहीं होगा, पता होगा तो दोगे। मध्य प्रदेश पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया जाता है बताएं? 21 अक्टूबर, 22 अक्टूबर, 23 अक्टूबर, 24 अक्टूबर, बताएं। मध्य प्रदेश पुलिस स्मृति दिवस 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसका राइट आंसर 21 अक्टूबर है। ठीक है, अब मध्य प्रदेश पुलिस का ध्येय वाक्य क्या है? ध्येय वाक्य क्या है? देशभक्ति, देशभक्ति, देशभक्ति जन सेवा। क्या है? देशभक्ति जन सेवा है, मोटो है इसका, ध्येय वाक्य है। मध्य प्रदेश पुलिस स्मृति दिवस। मध्य प्रदेश पुलिस की नेट सुविधा कौन है? अभी अभी बताया, दोबारा रिपीट हो जाएगा, पोल नेट है। मध्य प्रदेश पुलिस का सबसे बड़ा अधिकारी, एमपी की बात है ये सब, एमपी 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 पुलिस का सबसे बड़ा अधिकारी, सबसे बड़ा अधिकारी कौन है? वर्तमान में महानिदेशक। बस, तो मध्य प्रदेश पुलिस स्मृति दिवस 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। और अन्य बातें क्या है वो आपके सामने लिखिए। चले, मध्य प्रदेश की पहली अंडा सेल, अंडा सेल का मतलब जेल, आकार की जेल कहां स्थित है बताएं? चलो, ये बनाई क्यों गई थी पहले, इसका कारण देखो आप जब तक जवाब दो। देवास अगर देखना है तो आपको यहां पर मिलेगी एक थाना है जो आईएसओ प्रमाणित है, आईएसओ प्रमाणित थाना है यहां पर। वाहन यातायात का केंद्र रीवा है, इस बात को याद रखना। ग्वालियर में एयरवेस है, इस चीज को आपको अभी बताए। अब एक ऑप्शन होता है भोपाल। मध्य प्रदेश की पहली अंडा सेल आकार की जेल कहां है? देखिएगा, सीमी आतंकवादी, सीमी आतंकवादी एमपी में पकड़े गए थे, पकड़े गए थे और इन्हें भोपाल जेल में कैद किया गया था या वहां रखा गया था। अंत में कहते हैं ये भाग गए, या कई लोग तो आरोप लगाते हैं कि इन्हें भगाया गया था ताकि इनका एनकाउंटर किया जा सके। मतलब मध्य प्रदेश में आतंकवादियों की समय, शिवराज सिंह चौहान के समय की बात है, 2015-16 की ये बात है। तो क्या हुआ, ये जब भाग गए तो जंगलों की तरफ जब गए तो पुलिस ने इनके ऊपर गोलियां चला दी, यानी इनका एनकाउंटर कर दिया था, एनकाउंटर कर दिया। ये कब की बात है? 15-16 की बात है, शिवराज सिंह चौहान के समय की बात है। एनकाउंटर हुआ, लेकिन एनकाउंटर में सभी आतंकवादी, सीमी आतंकवादी मारे गए। अंत में मध्य प्रदेश सरकार ने सोचा कि हम क्या करें, एक अंडा सेल बनाए जो भूमिगत जेल हो, अंडा के आकार की हो, भूमि के नीचे हो। इसके लिए ही अंडा आकार की एक जेल भोपाल में बनाई गई शिवराज सिंह चौहान के द्वारा। तो मध्य प्रदेश की पहली अंडा सेल आकार की जेल कहां स्थित है? इसका राइट आंसर भोपाल होगा। किस कारण बनाई गई थी? सीमी आतंकवादियों के कारण। देवास में क्या है? आईएसओ प्रमाणित थाना है। रीवा में वाहन का यातायात केंद्र है। ग्वालियर में एयरबेस है और भोपाल में अंडा जेल आकार की जेल बनाई गई है सीमी आतंकवादियों के कारण। चलिए, आप लोग इसका जवाब दिए होंगे। हाँ देखिए, पुलिस से नहीं है लेकिन ये न्यायपालिका से प्रश्न है, बचा होगा इसलिए हमने बताया। मध्य प्रदेश का पुराना न्यायालय कहां स्थित था? पहले तो नया पता हो। देखिएगा, 1861-62 में
अंग्रेजों का नियंत्रण हुआ मध्य प्रदेश के दक्षिणी भाग में, जिसे कहा गया सेंट्रल प्रोविंस एवं बरार। जो इसका क्षेत्र है ये नागपुर था, और नागपुर ही मध्य प्रदेश का पहले न्यायिक क्षेत्र था। कौन सा क्षेत्र था? न्यायिक क्षेत्र था नागपुर। इसे 1921 में 1921 में न्यायपालिका का दर्जा मिला, यानी हाईकोर्ट के रूप में इसे स्थापित माना गया नागपुर। तो मध्य प्रदेश का पुराना न्यायालय कहां था? जबलपुर नहीं था, नागपुर था। मध्य प्रदेश की पहली राजधानी भी नागपुर मानी जाती है, इस चीज को याद रखना है। तो अब आप लोगों को बताना है, अंत में 1956 में मध्य प्रदेश का गठन हुआ भाषा के आधार पर, और राज्य पुनर्गठन की धारा 49 के सबक्लॉज 2 के द्वारा, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 49 के सबक्लॉज 2 के द्वारा एमपी में 1 नवंबर 1956 को जबलपुर में हाई कोर्ट का गठन हुआ, यानी हाई कोर्ट बन गया। किस धारा के द्वारा बना? कब बना? जबलपुर में। गोकुल दास नाम के व्यक्ति ने जमीन दी थी हाई कोर्ट के लिए, और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट को इरविन नाम के व्यक्ति ने, हेनरी इरविन ने इसका डिजाइन तैयार किया था मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का। तो जबलपुर तो नया हाई कोर्ट है, पुराना हाई कोर्ट क्या है? इसका आंसर आप लोगों को मिल गया है, नागपुर है, और नया है जबलपुर। और इसकी 2 खंडपीठें हैं, आप लोग जानते हैं। और 1956 में हाई कोर्ट बना। हेनरी इरविन जबलपुर हाई कोर्ट के वास्तुकार या इंजीनियर हैं। ये जबलपुर हाई कोर्ट की बात है, लेकिन पहला पुराना न्यायालय मध्य प्रदेश का पूछे तो नागपुर ही टिक लगाओगे। अगर मध्य प्रदेश की पुरानी राजधानी पूछे तब भी नागपुर टिक लगाओगे, क्योंकि मध्य प्रदेश का पुराना नाम सेंट्रल प्रोविंस एवं बरार है, जो भाग 1 का नाम था, और उसकी राजधानी नागपुर थी। दोस्तों, आपने इसका जवाब दे दिया होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। फिर से रिपीटेड है, हाई कोर्ट का है, लेकिन क्वेश्चन चेंज है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की तीसरी खंडपीठ कहां प्रस्तावित है? मतलब 2 खंडपीठ होंगी, तीसरी खंडपीठ प्रस्तावित है। पहले तो आप ये बताएं, एमपी हाई कोर्ट जो वर्तमान का है, पुराना अब भूल जाओ आप, पुराना नागपुर है, आपको पता चल गया। एमपी हाई कोर्ट 1 नवंबर 1956 को जबलपुर में बना। कहां पर बना? जबलपुर में बना, 1 नवंबर 1956 को। इसके बाद क्या हुआ? 1968 में हेनरी इरविन ने इसके वास्तुकार, 1968 नवंबर 1968 में इसकी 2 खंडपीठें बनी कि डायरेक्ट अगर कोई व्यक्ति नहीं जा पाता है जबलपुर, तो उन खंडपीठों के माध्यम से भी वो हाई कोर्ट को सुना रहा होता है। और वो 2 खंडपीठें 1968 नवंबर 1968 में इंदौर और ग्वालियर में बनी। फिर कह दिया 2020 के बाद के एक और प्रस्तावित कर दी गई, उसका नाम है भोपाल। तो तीसरी खंडपीठ के रूप में कौन प्रस्तावित है? भोपाल। और 2 कौन सी पहले से खंडपीठें हैं? इंदौर और ग्वालियर। और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट कहां है? जबलपुर में, जिसके डिजाइनर या वास्तुकार हेनरी इरविन थे। और आपको सबको पता है जबलपुर हाई कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश का नाम हिदायतुल्लाह है। ठीक है, इस चीज को याद रखना है। तो दोस्तों, आप लोग जवाब दिए होंगे। चलें अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसका पूरा पीपीटी आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, आप लोग जाकर वहां उसे ज्वाइन करें और पीपीटी को प्राप्त करें। निम्न कथनों में से कौन सही है? राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी मध्य प्रदेश भोपाल में है, बिल्कुल राइट बात है, सही है। राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी, हाई कोर्ट तो जबलपुर है, आपको पता है। राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी मध्य प्रदेश की भोपाल में है, बिल्कुल राइट। दूसरा,
मध्य प्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी जबलपुर में है, यह भी बिल्कुल राइट है। तो अगर पूछे मध्य प्रदेश की राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी कहां है तो भोपाल में है, और अगर पूछे मध्य प्रदेश राज्य की न्यायिक अकादमी कहां है तो जबलपुर में है, दोनों मध्य प्रदेश की। तो एक सही दो सही, यानी एक और दो दोनों सही इसके जवाब होंगे। ठीक है, तो भोपाल में तीसरी खंडपीठ प्रस्तावित हो गई है और जबलपुर में हाई कोर्ट का मुख्यालय है या हाई कोर्ट यहां पर स्थित है। दो खंडपीठें इंदौर और ग्वालियर 1968 में बन गई थी। सरोजनी सक्सेना मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश हैं। मुख्य न्यायाधीश नहीं थी लेकिन पहली न्यायाधीश थी। चलें, प्रश्न आपके सामने है। मध्य प्रदेश में प्रथम ग्राम न्यायालय कहां स्थापित हुआ? ग्राम न्यायालय की बात है। देखिएगा सबसे पहले क्या हुआ, राज्य सरकार के मतलब न्याय व्यवस्था को गांव तक पहुंचाया गया। राज्य सरकार के कानून के तहत, राज्य सरकार के कानून के तहत 2001 में नीमच में एक गांव है झांतला में एमपी का पहला ग्राम न्यायालय बना, लेकिन वो राज्य के सरकार के कानून के द्वारा बना था। तो यहां क्या नीमच लिखा है? बिल्कुल लिखा है। आंसर आपको मिल गया होगा। दूसरी बात, केंद्र सरकार के कानून के द्वारा ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 बोलते हैं उसे, के द्वारा 2009 में, अक्टूबर 2009 में गांधी जयंती के उपलक्ष्य में 2 अक्टूबर को गांधी जी ग्राम स्वराज की बात करते थे। केंद्र सरकार के कानून के द्वारा 2008 के कानून के द्वारा 2009 अक्टूबर 2009 में बैरसिया पड़ता है भोपाल में, वहां पर पहला ग्राम न्यायालय खोला गया। इसलिए कंफ्यूज रहता है, पहला ग्राम न्यायालय बैरसिया भोपाल भी है और पहला ग्राम न्यायालय मध्य प्रदेश का झांतला नीमच भी है। तो आंसर किसे सही माने? समय के हिसाब से दोनों ऑप्शन होंगे। तो 2001 में राज्य सरकार का है और केंद्र सरकार का 2009 में है, तो इसका राइट आंसर होगा नीमच। भोपाल तो दिया नहीं है, तो कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। नीमच का कौन? झांतला। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न आपके सामने है, मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा मुख्य न्यायाधीश है जो मध्य प्रदेश का राज्यपाल भी रहा है? तो ऐसे सभी देख लो ना तो आपको पता चल जाएंगे। मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा मुख्य न्यायाधीश है जो मध्य प्रदेश का राज्यपाल भी रहा है? तो ऐसे मुख्य न्यायाधीश जो एमपी में राज्यपाल रहे हैं, उनके नाम सुन लो। पीवी दीक्षित, पीवी लिखना है। देखें, पहला पीवी दीक्षित, ये मुख्य न्यायाधीश भी रहे और एमपी के राज्यपाल भी कार्यवाहक रहे, पुरुषोत्तम विनायक दीक्षित। देखें, दूसरा जीपी सिंह भी मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहे और एमपी में राज्यपाल भी रहे। एक और रहे हैं एनडी ओझा। ये 3 ऐसे मुख्य न्यायाधीश हैं मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के, पीवी दीक्षित, जीपी सिंह और एनडी ओझा, जो मध्य प्रदेश के गवर्नर अर्थात राज्यपाल रहे हैं। तो आप आंसर दे दोगे, ढूंढ लो। क्या पीवी दीक्षित है? कहीं नहीं है। जीपी सिंह है? बिल्कुल है। एनडी ओझा है? नहीं है। तो जीपी सिंह राइट आंसर क्या होगा? जीपी सिंह
मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा मुख्य न्यायाधीश है जो मध्य प्रदेश का राज्यपाल रहा? 4 ऑप्शन है। 3 ऐसे व्यक्ति हैं जो मुख्य न्यायाधीश के साथ राज्यपाल रहे, वो तीनों नाम यहां है, पीवी दीक्षित, जीपी सिंह, एनडी ओझा। तो इसका राइट आंसर श्री जीपी सिंह है। चलिए मध्य प्रदेश में अब तक कितनी महिलाएं मुख्य सचिव बन चुकी हैं? 1 3 2 4, 1 3 2 4 ऑप्शन है आपके सामने। चलो देखो, पहले चलो मुख्य सचिव के बारे में जान लो। मुख्य सचिव ये मध्य प्रदेश का, भारत का नहीं, एमपी का सबसे बड़ा, एमपी का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी होता है। अब सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी महानिदेशक था और प्रशासनिक अधिकारी सबसे बड़ा एमपी का मुख्य सचिव, चीफ सेक्रेटरी होता है। पहले फर्स्ट चीफ सेक्रेटरी कौन थे? उनका नाम है एच.एस. कामत। पर दूसरे बने थे पी.वी. नरहोन्ना, इसलिए नरहोन्ना अकादमी भी है एक, उन्हीं के नाम पर। दूसरे मुख्य सचिव थे, वल्लभ भवन में बैठते यानी भोपाल में बैठते हैं, प्रशासनिक जो क्षेत्र है। फर्स्ट चीफ सेक्रेटरी एच.एस. कामत थे, लेकिन पूछा है महिला। फर्स्ट महिला चीफ सेक्रेटरी, मुख्य सचिव कौन थी? निर्मला बुच, जो 1991 से 1993 तक रही, 1993 तक रही। सेकंड महिला मुख्य सचिव, दूसरी महिला मुख्य सचिव बीरा राणा थे, जो 2023 से, बीरा राणा 2023 से 2024 तक रही। अब 24 के बाद दूसरे बन गए हैं, उनका नाम अनुराग जैन है। तो वर्तमान में मुख्य सचिव अनुराग जैन है। अब ये बदल जाएंगे तो देखना है। तो बताओ कितनी महिलाएं मध्य प्रदेश में मुख्य सचिव बन चुकी हैं? पहली निर्मला बुच 1991 से 1993 तक, बीरा राणा 2023 से 2024 तक, 2023 से 2024 तक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 2, बीरा राणा और निर्मला बुच। अगर पहली महिला मुख्य सचिव पूछे तो निर्मला बुच है, पहले मुख्य सचिव पूछे तो एच.एस. कामत है, 2 महिला मुख्य सचिव पूछे तो निर्मला बुच और बीरा राणा है, और वर्तमान मुख्य सचिव पूछे तो अनुराग जैन है। और मुख्य सचिव मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी होता है, जबकि भारत का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी कैबिनेट सचिव कहलाता है, जो सबसे बड़ा आईएएस होता है। यानी अगर कोई आईएएस बना है तो वो सबसे ऊपरी पोस्ट कैबिनेट सचिव तक पहुंच सकता है, इसके आगे नहीं जा सकता है। अच्छा, मुख्य सचिव की नियुक्ति होती है, एक बात और याद है, सचिव जब होते हैं वो नियुक्त होते हैं, बाकी आईएएस वगैरह बनते हैं तो एग्जाम से बनते हैं, अपॉइंटमेंट होती है। तो मध्य प्रदेश मुख्य सचिव की नियुक्ति मुख्यमंत्री करता है, ये बात भी याद रखना है। चलिए, 2 महिलाएं मुख्य सचिव एमपी में बन चुकी हैं, जो आपके सामने हमने रख दिया है। देखिए, बड़ा अच्छा प्रश्न है। पेसा एक्ट है, जनजातीय क्षेत्रों में भी पंचायत का एक एक्ट होता है पेसा, पंचायती राज से जुड़ा है पेसा एक्ट। 15 नवंबर 2022 जनजातीय गौरव दिवस के उपलक्ष्य पर पेसा एक्ट के अंतर्गत ग्राम सभाओं को अधिकार मिले। पेसा एक्ट कहां होता है? जनजातीय क्षेत्र में, ट्राइबल एरिया में, जनजातीय क्षेत्र में होता है पेसा एक्ट। ठीक है, बड़ा महत्वपूर्ण कानून है ये। पंचायती राज में आदिवासी क्षेत्रों में पेसा एक्ट होता है। 15 नवंबर 2022 को जनजातीय गौरव दिवस जो मध्य प्रदेश में मनाया गया, में
पेसा एक्ट के अंतर्गत ग्राम सभाओं को अधिकार दिए गए जो जनजातीय क्षेत्र के, उनसे कहा गया जल जंगल जमीन पर तुम्हारा अधिकार है, उस पर कोई छेड़खानी नहीं होगी। ये आदिवासियों से बोला गया है। जल जंगल जमीन, जी का स्क्वायर है, तो जल जंगल जमीन, इन पर अधिकार ग्राम सभाओं को मिल गए पेसा एक्ट के द्वारा कि इन पर कोई कानून सरकारें नहीं बनाएंगी, ग्राम सभा बनाएगी जो वहां आदिवासी क्षेत्र में होंगी। तो इसका राइट आंसर है उपर्युक्त तीनों। मतलब 15 नवंबर 2022 को जो जनजातीय गौरव दिवस मनाया गया, उसके तहत पेसा एक्ट के अंतर्गत ग्राम सभाओं को जमीन पर, जल पर, जंगल पर अधिकार मिले और इन पर कोई भी लॉ बनाया जाएगा तो वो राज्य सरकार हस्तक्षेप नहीं करेगी, बल्कि वहां की ग्राम सभाओं की चलेगी। और ग्राम सभा का मतलब होता है उस पंचायत के मतदाता सूची में शामिल लोगों को ग्राम सभा बोलते हैं, पूरे लोगों को नहीं बोलते हैं। जो मतदाता सूची में शामिल होते हैं उन्हीं को ग्राम सभा बोलते हैं। हाँ, पूरा ग्राम पंचायत बोलेंगे तो सभी लोग आ जाते हैं उसमें जो वोटर आईडी में भी शामिल नहीं है। चले, इसका जवाब भी आपने दे दिया होगा। चले, अंतिम प्रश्न है दोस्तों इस वीडियो का, इसे सॉल्व कीजिए। मध्य प्रदेश नगरीय निकाय दिवस कब मनाया जाता है, बताएं। चलें, मध्य प्रदेश नगरीय, आपने आंसर दे दिया होगा। मध्य प्रदेश नगरीय निकाय दिवस कब मनाया जाता है? 1 अक्टूबर, 1 नवंबर, 2 नवंबर, 2 जनवरी, बताएं। देखो भैया, 1 अक्टूबर में ऐसा कोई दिवस मध्य प्रदेश में नहीं होता है। 1 नवंबर में होता है मध्य प्रदेश दिवस, क्योंकि 1 नवंबर 1956 को एमपी बना था। 2 जनवरी को ऐसा कोई डे नहीं होता, लेकिन अगर 25 जनवरी पूछता तो पंचायत दिवस मध्य प्रदेश में है, जबकि पूरे भारत में 24 अप्रैल है। तो इस हिसाब से इसका राइट आंसर होगा 2 नवंबर। देखिएगा, नगरीय निकाय को 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा संवैधानिक दर्जा मिला था। नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा मिला और इसे संविधान के पार्ट 9 में शामिल किया गया। 9 का में, 9 में तो ग्राम पंचायत है, और अनुच्छेद 243 पी से लेकर 243 जेड जी तक है, और अनुसूची 12 है। नगर पालिकाओं की अनुसूची 12 है, 11 पंचायतों की है। तो मध्य प्रदेश नगरीय निकाय दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर है 2 नवंबर। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आकर जरूर बताइए। तो आज हमने मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था खंड को प्रश्नों के माध्यम से, जो पिछले वर्षों के प्रश्न आए हैं उनके द्वारा पढ़ाने का प्रयास किया। और आपको कैसा वीडियो लगा जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।